हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है जो कि टीजीटी, पीजीटी, यूजी नेट, एटीग्रेट आदि सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता की परिभाषा किसने दी है? यह माइकियावेली, जीन बोदा, हॉब्स, अस्टिन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीन बोदा। ठीक है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बोदा ने किया है। और उन्होंने कहा है कि प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई भी बंधन नहीं होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, जीन बोदा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पूछा। प्लेटो रिपब्लिक बिल्कुल सही है, दास कैपिटल मार्क्स सही है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ये भी सही है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। लॉक की लेवियाथन नहीं है, लेवियाथन किसकी है? हॉब्स की है। कई बार मैंने पढ़ा भी दिया, आपको याद भी हो चुका होगा। तो हॉब्स की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है लेवियाथन। थर्ड क्वेश्चन है, उस संप्रभु के पीछे जो वकील मान्यता देते हैं एक अन्य संप्रभु होता है जिसके समक्ष कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। यह कथन किसका है? गैटिल का, गार्नर का, डायसी का या रूसो का? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी डायसी। ठीक है, ऑप्शन सी ए बी डायसी हो जाएगा। देखिए, लोकतांत्रिक राज्यों में जहां कानूनी प्रभुसत्ताधारी कानून बनाने और लागू करने की क्या सर्वोच्च संस्था। ठीक है, और इस प्रभुसत्ताधारी के पीछे जनता की क्या होती है? इच्छा होती है। जनता की इच्छा होती है इस प्रभुसत्ताधारी के पीछे। और वहां जो है, जो शक्ति का अंतिम क्या होती है? स्रोत होती है। डायसी के शब्दों में वकील द्वारा मान्य कानूनी प्रभुसत्ताधारी के पीछे एक अन्य प्रभुसत्ताधारी होता है जिसके आगे कानून को सिर झुकाना पड़ता है। ठीक है, और यह राजनीतिक प्रभुसत्ता होती है जिसकी इच्छा अंतिम तौर पर नागरिकों को माननी पड़ती है। राइट ऑप्शन सी, ए बी डायसी। फोर्थ है, निम्नलिखित बहुलवादियों में किसका विचार है कि विधि राज्य से स्वतंत्र एवं श्रेष्ठ है? डिग्वी, क्रेप, फॉलेट, लास्की। राइट ऑप्शन हो जाएगा लियो ड्यूगी। ठीक है, लियो ड्यूगी। और ऑप्शन ए हो जाएगा, कानून का आधार, ड्यूगी कहता है, तर्क देता है कि कानून का आधार क्या है? सामाजिक सुदृढ़ता है। और तक कानून को अस्तित्व में लाने का श्रेय जो है वो राज्य को नहीं। ठीक है, ये कहता है कि राज्य को नहीं है क्योंकि यह राज्य की उत्पत्ति से पहले भी विद्यमान था और उसका स्थान राज्य से भी ऊंचा है। ये कहता है कौन? ड्यूगी कहता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना किसने की है? व्यक्तिवादियों ने, उपयोगितावादियों ने, बहुलवादियों ने या श्रम संघवादियों ने? तो जॉन अस्टिन ने संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कौन से सिद्धांत का? अद्वैतवादी सिद्धांत का। ठीक है, अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम राजनीतिक बहुलवाद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? राजनीतिक बहुलवाद। ठीक है, बहुलवाद कहते हैं। और बहुलवाद को संप्रभुता की अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया कहा जा सकता है जो यद्यपि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है किंतु राज्य की संप्रभुता का अंत करना श्रेयस्कर मानती है। यानी राज्य के जो अस्तित्व है उसको तो बनाए रखना चाहती है लेकिन जो संप्रभुता है राज्य की उसको उसका क्या करना चाहती है? अंत करना उसका श्रेयस्कर मानती है। तो राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा बहुलवादियों। ठीक है, तो अस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत आलोचना किसने की है? वो की है बहुलवादियों ने। बहुलवादियों की मान्यता है कि 6 क्वेश्चन है, संप्रभुता निर्बाध है, संप्रभुता अविभाज्य है, संप्रभुता असीमित है और डी है संप्रभुता विभाजित है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। यह असीमित संप्रभुता का खंडन करता है। यानी जैसा कि कहा जाता है कि संप्रभुता जो होती है असीमित होती है। ठीक है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन
संप्रभुता, इसने ये कहते हैं बहुलवादियों को मानता है कि संप्रभुता विभाजित है। यह असीमित संप्रभुता का खंडन करते हैं और आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में संप्रभुता को क्या करना चाहते हैं, सीमित। ठीक है, ये सीमित करना चाहते हैं और आंतरिक क्षेत्र में राज्य की शक्ति स्वयं प्रकृति और नागरिकों और समुदाय के जो अधिकार है, अधिकारों से सीमित होती है। जो नागरिक होते हैं अंदर रहते हैं और जो लोग होते हैं राज्य की शक्ति होती है। और बाहरी जो क्षेत्र होता है राज्य का, ठीक है, बाहरी क्षेत्र में राज्य की शक्ति अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होते हैं और तथा अन्य राष्ट्रों के जो अधिकार हैं उसको अधिकार सीमित हैं, अधिकारों से सीमित होती है। और संप्रभुता विभिन्न समुदायों में या राज्य के अंगों में विभाजित होती है। ठीक है, ये कहते हैं कौन, बहुलवादियों की ये मान्यता है कि संप्रभुता विभाजित है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। और जैसा कि संप्रभुता का मतलब आप जानते होंगे कि जैसे कोई देश बिल्कुल स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी बाहरी शक्ति का, किसी बाहरी देश का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, तो एक संप्रभु देश होता है। यानी जो उसका निर्णय है, जो भी वो देश ले सके बाहर अंदर, ठीक है, जो भी उसकी नीति, विदेश नीति जो भी होती है, तो उसी कहते हैं संप्रभु देश, यानी बिल्कुल स्वतंत्र देश जो होता है। चलिए 7 क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की। मिल ने, जेफरसन ने, लास्की ने, गांधी जी ने। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जेफरसन। यह वक्तव्य अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलनकारी, संविधान निर्माण में हिस्सा लेने वाला भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जेफरसन, ठीक है, इनका है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। संविधान निर्माण में हिस्सा लिया और अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलनकारी और संविधान में हिस्सा लेने वाले भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, जो लेखक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है समाजवादी, संघवादी, अराजकतावादी, बहुलवादी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बहुलवादी कहा जाता है। तो जो लेखक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है बहुलवादी। बार्कर और फिगिस ने राज्य को समाजों का समाज माना। किसने? बार्कर और किसने? फिगिस। इन्होंने क्या माना है? समाजों का समाज। ठीक है, राज्य को, इन्होंने राज्य को समाजों का समाज माना है और बार्कर ने राज्य को समूहों का समूह। ठीक है, समूह का समूह तथा समुदायों का समुदाय भी माना है। किसने? बार्कर ने। और इसी तरह लिंडसे राज्य को संगठनों का संगठन मानते हैं। लिंडसे क्या मानते हैं? संगठनों का संगठन मानते हैं। ठीक है, इसका संगठनों का संगठन। ठीक है, और साहचर्यों का साहचर्य भी मानते हैं। और ये सभी प्रमुख बहुलवादी विचार हैं। लास्की के अनुसार, लास्की के अनुसार चूंकि राज्य अन्य संघों में संतुलन स्थापित करता है अतः वह संघों का संघ है। ये किसने कहा? ये कहा है लास्की ने। ठीक है, लास्की कहता है कि चूंकि राज्य जो है अन्य संघों में संतुलन स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है, अतः वह संघों का क्या है? संघ है। तो जो लेखक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बहुलवादी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा था कि व्यक्ति के स्व संबंधी कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? लॉक ने, रूसो ने, मिल ने, ग्रीन ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा मिल ने। मिल ने व्यक्ति के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया। ठीक है, पहला स्व संबंधी कार्य, ठीक है, और दूसरा पर संबंधी कार्य। ठीक है, पर संबंधी कार्य। स्व संबंधी कार्य की परिधि व्यक्ति स्वयं होता है। ठीक है, क्या होता है? स्वयं। और जो पर संबंधी जो है, जैसे जैसे मान लीजिए कि स्वयं का मतलब जैसे कपड़े पहनना, शिक्षा प्राप्त करना आदि चीजें। ठीक है, एक तरीके से स्वयं, पर्सनल। और व्यक्ति को ऐसे कार्यों को करने के लिए अपनी इच्छा की क्या होती है? पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ठीक है, स्व संबंधी। और व्यक्तिगत कार्यों की स्वतंत्रता का अभाव समाज की प्रगति के लिए क्या हो जाता है? खतरा भी बन जाता है।
और व्यक्ति को ऐसे कार्यों करने की जैसा कि स्वतंत्रता होती है, और समाज की नवीनता की रक्षा के लिए राज्य को व्यक्ति के स्व संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है स्व संबंधी कार्य में आते हैं, और पर संबंधी कार्य में आते हैं वे जो और कार्य होते हैं जो कि स्वयं व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं कर सकता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मेल। नेक्स्ट है उदारवादी व्यवस्था में राज्य की कार्य है उत्पादन पर नियंत्रण, जनता को अधिकतम सेवा प्रदान करना, सी है जनता की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना, डी है न्यूनतम भूमिका होना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूनतम भूमिका होना। उदारवादी हस्तक्षेप के सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि कौन से सिद्धांत में? अहस्तक्षेप की। ठीक है, हस्तक्षेप नहीं, अहस्तक्षेप विश्वास करते हैं, और राज्य को न्यूनतम कार्य सौंपते हैं। ठीक है, राज्य यानी कम से कम कार्य करे, उदारवादी राज्य को कार्यों को कम सौंपते हैं, और जिसके अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है, कम से कम कार्यों में न्याय की स्थापना करना होता है। और इसके समर्थकों में कौन कौन है? एडम स्मिथ है, स्पेंसर है, बेंथम है और जॉन लॉक। ये सब जो है उदारवादी इसमें आते हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति को समाजवाद योग्यता के अनुसार, तदंतर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस सिद्धांत ने किया है? फेबियन समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, आदर्शवाद या उदारवाद? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक समाजवाद। और जैसा कि कार्ल मार्क्स को, ठीक है, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि एक तरीके से स्वप्न लोकीय समाजवादियों के विपरीत जो मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद एक काल्पनिक विचारधारा मात्र न होकर विधिवत रूप से प्रतिपादित एक व्यवहारिक दर्शन है, और इस दृष्टि से मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। और मार्क्स ने समाजवाद एवं साम्यवाद दो क्रमशः अवस्थाएं मानी हैं, समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, और जहां समाजवाद के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा, यानी जो उसकी योग्यता होगी उसके अनुसार काम करेगा, और अपने अनुकाम के अनुसार ही वो प्राप्त भी करेगा। और वहीं साम्यवाद जो है, साम्यवाद में प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? प्रत्येक व्यक्ति योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। इनमें दोनों में इतना यही अंतर है। समाजवाद में क्या है कि वो अपनी योग्यता के अनुसार कार्य भी करेगा और उसी के अनुसार वो प्राप्त भी करेगा, लेकिन साम्यवाद में क्या है? योग्यता के अनुसार कार्य तो करेगा, लेकिन वो प्राप्त कितना करेगा? आवश्यकता जितनी होगी, ठीक है, उसके अनुसार वो प्राप्त करेगा, क्योंकि तब उत्पादन पूरे पैमाने पर होगा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, वैज्ञानिक समाजवाद। फांसीवाद से उदय होता है उदारवादी, लोकतंत्र, उग्र राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद। फांसीवाद जैसे कि इटली की भाषा के शब्द फैसियो से बना है, और जिसका अर्थ होता है लकड़ियों से बना गट्ठर। क्या मतलब होता है इसका? लकड़ियों से बना गट्ठर। ठीक है, गट्ठर। ठीक है, और लकड़ियों से बना गट्ठर, इससे अनुशासन और एकता का बोध होता है, यानी एकता। एक लकड़ी का गट्ठर है तो उससे क्या बोध होगा? एकता का बोध होगा। सारी लकड़ियां अलग अलग है और उसको हमने एक में बांध दिया और उसका गट्ठर बना दिया, तो एकता का मतलब हो जाएगा उससे। और वास्तव में फांसीवाद का अर्थ जो होता है उन तानाशाही पूर्ण शासनों से लिया जाता है, जैसा कि इटली का मुसोलिनी, जर्मनी का हिटलर जो है उदाहरण के रूप में आते हैं। तो जो मुसोलिनी के नेतृत्व में 1922 में इटली में 1900 जो है 22 में, ठीक है, 1922 में इटली, ठीक है, और 1933 में जर्मनी में हिटलर द्वारा स्थापित हुई। ठीक है, 1933 में हिटलर, तानाशाह शासक, तो हिटलर द्वारा 1933 में और इटली में मुसोलिनी द्वारा 1922 में स्थापित हुई, और जर्मनी में हिटलर ने और इटली में मुसोलिनी ने। तो साधारण अर्थों में उग्र राष्ट्रवादी, ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है इससे, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनते अपनी तानाशाही के आगे, उनसे जनता से मतलब नहीं होता है। तो उग्र राष्ट्रवादी गैर लोकतंत्रीय,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गैर लोकतंत्री, क्योंकि लोकतंत्र की उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ठीक है, उन्हें बस राजा बन के रहना है। और गैर मार्क्सवादी, प्रतिक्रियावादी और उग्र आंदोलन जो है शासनों को फांसीवाद कह दिया जाता है। तो फांसीवाद की मुख्य विशेषताओं के रूप में विचारधारा के अभाव जो है, बुनियाद विरोधी, बुद्धिवाद विरोधी, मिथ्यावाद, अंधराष्ट्रवाद, युद्ध प्रेम, सर्वशक्तिमान राज्य, समाजवाद तथा साम्यवाद विरोधी और महामानव पूजा तथा विशिष्ट वर्ग में विश्वास, हिंसा को ये महत्व देते हैं फांसीवादी। ठीक है, झूठ फरेब को महत्व देते हैं, मक्कारी क्रांति, क्रांति विरोधी होते हैं ये, क्रांति बिल्कुल पसंद नहीं है इन्हें, कोई क्रांति नहीं कर सकता, ये सारी चीजें फांसीवाद में आती हैं। ठीक है, और लोकतंत्र विरोधी, अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण चाहते हैं सिर्फ। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर सिर्फ राज्य का नियंत्रण चाहते हैं, और इत्यादि तत्वों को इसमें देखा जा सकता है। तो फांसीवाद से किसका उदय होता है, उदय होता है उग्र राष्ट्रवाद का। नेक्स्ट है, फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, जर्मनी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था। फेबियन वाद युद्ध से शुद्ध रूप से अंग्रेजी विचारधारा थी, जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ, और यह आंदोलन 4 जनवरी 1884 को, 4 जनवरी, ठीक है, 1884 को फेबियन सोसाइटी की स्थापना से आरंभ हुआ था, और इसके संस्थापकों में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और जीडीएच कोल, ठीक है, जीडीएच कोल, सिडनी ग्राहम वेलेस, एनी बेसेंट इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड। 14 क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व के लिए सबसे उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली है, पृथक निर्वाचन प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकीकृत मध्य प्रणाली, सीमित मध्य प्रणाली। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, हर राजनीतिक समाज में अनेक हित और अल्पसंख्यक होते हैं, जिनकी संख्या कम हो उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। ठीक है, और इन हितों और अल्पसंख्यकों के आधार पर अनेक छोटे छोटे दल होते हैं, समूह होते हैं, और राजनीतिक व्यवस्था जो बनते बिगड़ते रहते हैं। तो सामान्य बहुमत तथा निरपेक्ष बहुमत प्रणालियों द्वारा संपादित जो निर्वाचन होते हैं, उसमें ऐसे दलों और समूहों को उचित और उनके समर्थन के अनुपात में प्रतिनिधित्व जो है, ये प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। इसके लिए निर्वाचन की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालियों का इसी के लिए विकास हुआ है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को वर्ग शासन का परिणाम तथा उपकरण मानता है, मार्क्स, हॉब्स, मिल, टीएच ग्रीन। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्क्सवादी। ठीक है, दास प्रथा के युग में स्वामी वर्ग के सदस्यों अल्पसंख्या में होने के कारण बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखे, लेकिन उन्हें सख्ती का आश्रय लेना पड़ा, और इनके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय, कारागार आदि की व्यवस्था की गई, और इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शोषक वर्ग के समर्थक थे। ठीक है, जैसे कार्ल मार्क्स, लेनिन शोषक वर्ग के समर्थक थे, और यहीं से राज्य संस्था का सूत्रपात हुआ था। और मार्क्स के शब्दों में राज्य केवल एक, ठीक है, इनके जो है राज्य, मार्क्स कहता है कि राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है, ठीक है, एक यंत्र मानता है राज्य को, जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का क्या करता है, शोषण मानता है। यानी राज्य को ये शोषण की संस्था मानते हैं कि राज्य शोषण करने के लिए है। ये कौन कहता है, ये मार्क्सवादी विचारधारा जो है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं, संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग, चुनाव लड़ना। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, चुनाव नहीं लड़ते हैं। प्रभावक गुट, हित समूह, गैर सरकारी संगठन, लॉबीज, अनौपचारिक संगठन, हितबद्ध गुट, इन शब्दों का प्रभाव जो है दबाव गुट समूह के लिए, दबाव गुट के लिए किया जाता है, और इनका संबंध जो है विशेष मसले होते हैं उनके लिए। राजनीतिक
संगठन नहीं होते, ना ही चुनाव में अपने प्रत्याशी ये खड़ा करते हैं। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय परिषद अधिनियम 1919। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1919। तो जो ये द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी 1919 के द्वारा एक्ट के, और जिसमें कि इस एक्ट के द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में, जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था, द्वैध शासन की एक नई पद्धति शुरू की गई थी। 18 क्वेश्चन है, भारतीय शासन संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करता है। निम्न में से कौन सा संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण भारतीय संविधान में उपलब्ध नहीं? लिखित संविधान है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बंटवारा है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, दोहरी नागरिकता है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं है हमारी। हमारी क्या है? इकहरी नागरिकता है। हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। ऐसा नहीं कि हम भारत के भी हैं और उत्तर प्रदेश के भी हैं, यूपी के, एमपी के भी हैं। तो हमारी दोहरी नागरिकता नहीं है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो भारत के संविधान में कनाडा के संविधान के समान दोहरी नागरिकता नहीं होती है, और कनाडा का जो संविधान है उसमें दोहरी नागरिकता होती है, राज्य की भी, केंद्र की भी। और अपितु हमारी एक ही नागरिकता है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। 19 क्वेश्चन, भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली थी। सन 1901 के सुधार अधिनियम ने, सन 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में, सन 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम में? राइट ऑप्शन हो जाएगा 1861 के अधिनियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 1861 के अधिनियम के साथ भारत में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था रुक रुक कर और अप्रत्यक्ष तरीके से प्रारंभ की गई थी, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अनुसार 1862 के अधिनियम से भारत में भली भांति तथा वास्तविक रूप में प्रतिनिधात्मक शासन की नींव पड़ी। 20 लास्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित करने में, अनेक व्यक्तियों को सत्ता प्रदान करने में, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता को विभाजित करने में, केंद्र और राज्यों के मध्य सत्ता को विभाजित करने में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता को विभाजित करने में। अध्यक्षीय जो शासन प्रणाली है, सबसे बड़ा गुण है कि यह शक्ति पृथक के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देती है, और जिसका अर्थ है कि शासन की शक्तियां, दायित्व और नियंत्रण किसी एक या व्यक्ति या संस्था के हाथों में केंद्रित न रहे, बल्कि वे शासन की विभिन्न शाखाओं में बटे हों और शाखाएं एक दूसरे से स्वाधीन हो, स्वतंत्र हो। राइट ऑप्शन सी। 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।